एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशंस के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि मोशंस के बहुत सारे लॉज हैं, वैसे तो उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो है न्यूटन्स के लॉज, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ एंड न्यूटन्स के थर्ड लॉ। तो देखिए इस चैप्टर में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स हैं, firstly we are going to see that is what is motion. After that we will see that what is how the motion is generated, factors responsible for motion, and at last we will see Newton's first law, second law and the third law. So these are some points, ये कुछ points हैं जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। So चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, एक दो पिक्चर्स हैं। देखिए ये पिक्चर्स क्या डिनोट करती है। पहले पिक्चर्स में देखिए, ये जो पहला पिक्चर आपको देख रहा है, यहाँ पर एक प्लेयर है। ये प्लेयर अपने इस पैर से इस बॉल को किक कर रहा है, राइट। तो पहले देखिए ये बॉल तो रेस्ट में है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये प्लेयर इस बॉल को किक करेगा, ये बॉल क्या करेगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा, राइट। अब यहाँ पर इस सेकंड चित्र में देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो लड़की है ये इस लड़के को क्या कर रही है, झूला झूला रही है। ओके, तो ये लड़की क्या कर रही है, इसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर रही है, करेक्ट। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है पोजीशन को चेंज करने के लिए? कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करने के लिए। यहाँ पर इस बॉल की पोजीशन को चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए प्लेयर रिस्पॉन्सिबल है। वैसे ही यहाँ पर इस झूले की जो पोजीशन है, इस बच्चे की जो पोजीशन है उसको चेंज करने के लिए ये बच्ची रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो कोई एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोशन की आपको डायग्राम, सॉरी यहाँ पर मोशन की डेफिनेशन दी है। क्या है? The change in position of an object with the time is called motion. Okay, so अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है, चेंज इन पोजीशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम मोशन कहते हैं। तो ये सिंपली डेफिनेशन हुई किसकी, मोशन की। अब यहाँ पर देखिए उस फिगर में जो बताया था, जहाँ जो देखा था, जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसी के बारे में यहाँ पर बोला गया है। तो क्या बोला है यहाँ पर देखिए, सम एक्सटर्नल एजेंसी, कौन लग रहा है यहाँ पर, एक्सटर्नल एजेंसी। कौन कौन था? जैसे कि वो प्लेयर था, पहला तो वो प्लेयर था, उसके बाद कौन थी, वो अनदर वन वो गर्ल थी। तो वो एक्सटर्नल एजेंसी का काम कर रहे थे। सो सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड फोर्स टू मूव बॉडी फ्रॉम रेस्ट एंड टू स्टॉप द बॉडी। अगर कोई बॉडी इनिशियल पोजीशन में है, रेस्ट में है, तो उसे उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी लगेगी। और अगर कोई बॉडी मूविंग में है तो उसे स्टॉप करने के लिए भी कौन लगेगा, एक्सटर्नल एजेंसी हमें लगेगी। लेकिन क्या ये हमेशा ज़रूरी है, एक्सटर्नल एजेंसी की हमें हमेशा ज़रूरत पड़ेगी? इज इट नेसेसरी ऑलवेज? चलिए आइए इस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं। यहाँ पर देखिए, आप तो इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये हमारे हैं न्यूटन, करेक्ट। तो ये पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इस पेड़ से एक सेब नीचे गिरा और वो न्यूटन के पास आके पड़ा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इस एग्जाम्पल में देखिए, इस एग्जाम्पल में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, और यहाँ का जो मैग्नेटिक फोर्स है वो। तो इस फिगर में ग्रेविटेशनल फोर्स और यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी का काम कर रही है। यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल एजेंसीज कौन कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन जो हमने पहले एग्जाम्पल देखा उसमें और इस एग्जाम्पल में क्या फ़र्क है? पहले वाला जो एग्जाम्पल था वहाँ पर जो एक्सटर्नल एजेंसी थी वो कांटेक्ट में थी। कैसी थी? कांटेक्ट में, राइट। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो कांटेक्ट में है क्या?
नहीं है। एक कैसी है, ये डिस्टेंस पे है, राइट। बॉडी से ये जो एक्सटर्नल एजेंसीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, वो बॉडी से डिस्टेंस पे है। ओके, सो आप देखिए, ये यहाँ तक जो हमने इंफॉर्मेशन ली वो थी मोशन के बारे में। मोशन कैसे डेवलप होती है, मोशन कैसे जनरेट होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं मोशन को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो हमने अभी तक देखा। अब हम जानने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में। वैसे तो न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो हम जान लेंगे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ के बारे में, जिसे कि हम क्या कहते हैं, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण स्टेटमेंट हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट के बारे में। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट जो है वो एक्सेलरेशन और नेट फोर्स के बारे में बात करता है। यहाँ पर देखिए, इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0 देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0। क्या कहना है इसका कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है, टोटल एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हुआ तो एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। इफ अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन होगा 0। अब अगर हमें एक्सेलरेशन को नॉन जीरो करना है, एक्सेलरेशन को क्या करना है, नॉन जीरो करना है एक्सेलरेशन को, तो हमें क्या चाहिए, फोर्स भी कितना होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, राइट। सो एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो। यहाँ पर देखिए, एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो ओनली इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। मतलब कुछ तो फोर्स बॉडी पे होना चाहिए, तभी हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉन जीरो रहेगा। तो ये हुई स्टेटमेंट हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब देखिए, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो बात करता है किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट और मोशन में रहने की पोजीशन के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या बताया है, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ओके, एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और या फिर मोशन में है तो वो रेस्ट और इन मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज फोर्स्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। क्या कहा है यहाँ पर, कोई भी बॉडी हो, वो रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, वो तब तक अपने पोजीशन पे रहेगी, रेस्ट की पोजीशन हो या फिर मोशन में हो, वो अपनी बॉडी अपनी इस पोजीशन को, मोशन की पोजीशन हो या रेस्ट की पोजीशन हो, उसे तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक हम उस पर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं करते बाहर से। जब तक हम बाहर से उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी क्या हो जाएगी, उसकी जो पोजीशन है उसे कंटिन्यू करेगी। देखिए, आप फर्स्ट लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस डायग्राम में यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाया गया है और ये एक बुक है। ये बुक इस टेबल पे रखा है। अब अगर कोई आके जब तक इस बुक को डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस टेबल से नहीं उठाएगा, तब तक ये बुक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, करेक्ट। लेकिन अगर कोई इसे डिस्टर्ब करता है, कोई यहाँ से फोर्स अप्लाई करता है, सपोज यहाँ से किसी और ने इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया और इसे डिस्टर्ब किया इसकी पोजीशन को, तो क्या हो जाएगा, ये रेस्ट में है, इनिशियली ये कैसा है, रेस्ट में है, तो ये अपनी जो पोजीशन है, रेस्ट की पोजीशन है, वो क्या करेगा, चेंज करेगा। अभी तो ये रेस्ट में है, उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके बारे में जो थ्योरी है वो यहाँ पर मैंने बताई है। इस पर ये जो बुक है, इस बुक पर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। ये 2 फोर्सेस, पहला तो है वेट ऑफ द बुक और दूसरा जो है रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल। यहाँ पर देखिए, 2 टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट्स ऑन द बुक।
फर्स्टली कौन सा है, वेट ऑफ द बुक, एंड सेकंड वन इज द नॉर्मल फोर्स आर। ओके, सो ये दो जो फोर्सेस हैं वो यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं और ये दो फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। These two forces must be equal and opposite to each other। ये जो दोनों फोर्सेस इस बुक पे अप्लाई हो रहे हैं ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट होने बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगे तो यहाँ पर जो बुक बैलेंस हुआ है वो बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होने बेहद ज़रूरी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पर ये है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए यहाँ पर मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए। अब जो पहला वाला एग्जांपल है यहाँ पर देखिए एक बड़ी गाड़ी है, एक छोटी गाड़ी है। यहाँ पर जो बड़ी गाड़ी है उसको अगर हमें स्टॉप करना है तो हमें ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगेगा। अब ये जो छोटी गाड़ी है उसे स्टॉप करने के लिए कम फोर्स लगेगा। इस सेकंड एग्जांपल में देखिए एक बॉय है, ये क्या कर रहा है, इस बॉल को कैच करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक लड़की इस बॉल को कैच करने की कोशिश कर रही है। अब ये जो पहला वाला रेड कलर का जो बॉल है, ओके, ये जो रेड कलर का बॉल है ये इस बॉल की साइज इस बॉल के कंपैरिजन में कैसी है, बहुत छोटी है, करेक्ट। तो ये लड़का ये बॉल को आसानी से कैच कर सकता है, लेकिन इस बॉल को कैच करने के लिए इस लड़की को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उसे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगेगा। सो इसका कंक्लूजन क्या है, देखिए ग्रेटर इज द मास ग्रेटर इज द अपोजिंग फोर्स। यानी कि अगर किसी भी चीज़ का मास ज़्यादा होता है तो उसे अपोज करने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए जो फोर्स लगेगा उसकी कीमत कैसी होगी, ज़्यादा होगी। ओके, नाउ दिस इज द अनदर सम एग्जांपल्स आई हैव कोट फॉर यू। इस एग्जांपल में आपको बताया है कि अगर आपके पास 5 ग्राम के 2 स्टोन्स हैं, सपोज, ओके, आपके पास क्या है, you have 2 stones of equal mass of 5 gram, and if you are throwing that stone towards a boy, अगर आपने किसी लड़के को उस 5 ग्राम के पत्थर से मारा लेकिन अलग अलग वेलोसिटी से, एक की वेलोसिटी कम थी एक की वेलोसिटी ज़्यादा थी, तो क्या होगा, देखिए जो पत्थर जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हाइयर वेलोसिटी जिसकी रहेगी, वो क्या करेगा, उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो हाइयर वेलोसिटी से जो पत्थर जाएगा उससे उस लड़के को बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। सो यहाँ पर क्या कंक्लूजन है, ग्रेटर द स्पीड द अपोजिंग फोर्स विल बी द ग्रेटर, करेक्ट। सो यहाँ पर ये दो कुछ कंक्लूजन मैंने निकाले हैं इस कुछ एग्जाम्पल से, तो आप एक कंक्लूजन देख लीजिएगा, बड़े ही सिंपल है। आई विल कम टू दी नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ये थोड़ा सा सिंपल है, फर्स्ट लॉ से थोड़ा सा सिंपल है सेकंड लॉ। तो देखिए सेकंड लॉ क्या कहता है कि क्या डिटरमाइन करता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करता है। देखिए आप सबको पता ही होगा कि मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, करेक्ट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं dp/dt से। ओके, सो ये dp/dt जो है ये क्या डिनोट करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो सेकंड लॉ क्या कहता है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ओके, सो आपके पास ये ऐसा इक्वेशन आएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। तो ये आपका इक्वेशन हुआ। और यहाँ पर देखिए अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल देते हैं, इस साइन को अगर आप निकाल देंगे, यहाँ पर इज इक्वल टू डालेंगे तो आपके पास एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। सो यहाँ पर एक k आएगा, k यानी कि आपका कांस्टेंट हुआ। ओके, सो अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी को निकाल देते हैं, इक्वलिटी डालते हैं, तो आपके पास आएगा ये k।
जो कि एक्स्ट्रा होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर एक और बात है जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए p यानी कि मोमेंटम आपको पता है। सो p इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। p यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन है, यहाँ पर हमने क्या किया है, हमारे इस इक्वेशन में हमने किया कि ये मोमेंटम जो है p को हमने किससे रिप्लेस किया है, मास इंटू वेलोसिटी से, राइट। p को हमने किससे रिप्लेस किया, मास इंटू वेलोसिटी से। तो देखिए ये जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा। सो इसलिए हम इसे डेरिवेशन के बाहर निकाल रहे हैं, एज इट इज रख रहे हैं मास को। और ये यहाँ क्या आया, dv बाई डी टी। ओके, सो इज इक्वल टू यम इंटू dv बाई डी टी यहाँ पर आया है। आप देखिए ये जो dv बाई डी टी होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्हाट इज dv बाई डी टी। dv बाई डी टी जो है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, dv बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। तो इसे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ए है एक्सेलरेशन। सो इसीलिए यहाँ पर हमने लिया है इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो एफ इज इक्वल टू क्या आया, मास इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास आया है। सो देयरफॉर ये हमारे पास इक्वेशन है किसका, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। एफ इज इक्वल टू के एम ए। ओके, सो ए इक्वेशन हुआ सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। अब चलिए देखते हैं आखिरी लॉ, और वो भी है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है, देखिए ये बड़ा सिंपल है। ये कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या है ये, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब देखिए जब भी एक कोई एक्शन होती है उसके लिए हमेशा दूसरी तरफ से इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती है, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। फोर्स नेवर ऑकर्स सिंगली इन नेचर, फोर्स ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर्स। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात है देखिए। और ये जो 2 पॉइंट्स यहाँ पर है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी फोर्स जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो कभी भी सिंगली नहीं होता है, करेक्ट। कोई भी फोर्स कैसा होता है, सिंगली नहीं होता है, वो हमेशा कैसा रहता है, अपने दोस्त के साथ अपने पेयर में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का कहना है। ओके, तो अब देखिए ये जो इमेज है, ये इमेज बात करती है किसके बारे में, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के बारे में। हमने अभी अभी देखा कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या है, इफ देयर इज एक्शन देन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। द फोर्स ऑन अ पर्सन ए पहला पर्सन है, सपोज ए बी है। ओके, सो ए है, ए बी है। सो द फोर्स ऑन अ पर्सन ए बाय पर्सन बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द पर्सन बी बाय पर्सन ए। तो ये पहला वाला इंसान जो है ए नाम का, ये पहला इंसान जितना फोर्स सेकंड वाले पे अप्लाई कर रहा है उतना ही फोर्स सेकंड वाला क्या कर रहा है, पहले वाले पे अप्लाई कर रहा है। तो ए यहाँ पर जो इक्वेशन है एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए, ये इक्वेशन कहाँ से मिला है हमें, न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी लॉज ऑफ मोशंस के बारे में, और बेसिकली न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही और सारी वीडियोस के बारे में जानने के लिए, फिजिक्स से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।